तो मेरे भाई आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आव्यूह के प्रकार देखने वाले हैं। तो मेरे भाई आव्यूह के प्रकार देखने के पहले हम आप लोगों को बता देते हैं। इसके पहले अगर आप वीडियो नहीं देखें तो वो आप लोग जाकर चैनल पर देख लीजिए। तो मेरे भाई पिछला हम लोग रिवाइज कर देते हैं। अगर आपके पास कोई आव्यूह है, जैसे मेरे भाई 2 3 4 5 6 7। अब मेरे भाई इसमें हम पंक्ति और स्तंभ किसे कहेंगे? अगर हम क्षैतिज चलते हैं, मतलब कि अगर हम इस तरफ चलते हैं तो मेरे भाई ये आपकी पंक्ति हो जाती है। ये आपकी पहली पंक्ति हो जाएगी और ये आपकी दूसरी पंक्ति हो जाएगी। अगर हम ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर से नीचे की ओर इस ऐसे चलते हैं तो ये आपके स्तंभ हो जाएंगे। तो मेरे भाई ये आपके स्तंभ, तो ये आपका पहला स्तंभ, दूसरा और तीसरा स्तंभ। तो मेरे भाई ये आपके स्तंभ हो जाते हैं। तो मेरे भाई आव्यूह के प्रकार में सबसे पहले हम बात करेंगे स्तंभ आव्यूह का। तो मेरे भाई सबसे पहले हम स्तंभ आव्यूह, तो स्तंभ आव्यूह के बारे में बात करेंगे। तो स्तंभ आव्यूह किसे कहेंगे? तो मेरे भाई ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहते हैं। एक स्तंभ मतलब जैसे मेरे भाई आपके पास आव्यूह है 0√3 -1 1/2। अब मेरे भाई ये आपका एक आव्यूह हो गया। अगर मेरे भाई आपके पास दूसरा आव्यूह जैसे 1 2 3, और मेरे भाई उदाहरण दें तीसरा आव्यूह 2 4 1 5 6, तो ये मेरे भाई ये आपके हो जाएंगे स्तंभ आव्यूह। आप यहाँ पर देखेंगे इसमें केवल एक ही स्तंभ है, तो ये आपके स्तंभ आव्यूह हो जाएंगे। अगर इसकी कोड की बात करें तो इसमें मेरे भाई आप देखेंगे तो इसी कोड के लिए इसमें पंक्ति कितनी है? तो 1 2 3 4 पंक्ति है और स्तंभ एक है। तो मेरे भाई इसमें 1 2 3 पंक्ति है, स्तंभ एक है, और 1 2 3 4 5 पंक्ति और स्तंभ एक। तो मेरे भाई ये आपकी कोठी हो जाएगी। आप लोग देखे होंगे यहाँ पर कुछ आप देखे होंगे कि यहाँ पर अगर स्तंभ आव्यूह है तो इसमें स्तंभ एक है। तो यानी कि स्तंभ आव्यूह का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप जो होगा मेरे भाई, व्यापक रूप क्या होगा? अगर आव्यूह आपको ऐसे दिया गया है AIJ, तो मेरे भाई ये आपका M×N कोटि का होगा। मतलब कि यहाँ पर स्तंभ एक होगा और पंक्ति कितनी भी हो सकती है। अब दूसरा प्रकार आता है मेरे भाई, दूसरा प्रकार आपका आता है पंक्ति आव्यूह। तो मेरे भाई पंक्ति आव्यूह किसे कहेंगे? तो पंक्ति आव्यूह मेरे भाई ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहेंगे। जैसे मेरे भाई यहाँ पर 0 2 1 4, मेरे भाई यहाँ पर एक ही पंक्ति है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो मेरे भाई 2 1 4, आप यहाँ देखोगे तो पंक्ति एक ही है और स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। तो पंक्ति आव्यूह में मेरे भाई केवल पंक्ति एक होनी चाहिए, तो वो पंक्ति आव्यूह होगा। तो इसमें कोटि देखेंगे तो पंक्ति एक है, सॉरी पंक्ति एक है, और मेरे भाई यहाँ पर स्तंभ 1 2 3 4, स्तंभ 4 है। तो इसकी कोटि 1×4 मतलब 1×4 हो जाएगी। और मेरे भाई इस आव्यूह में अगर देखा जाए तो यहाँ पर पंक्ति एक और स्तंभ 3 है। तो इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई अगर आव्यूह है तो इसका व्यापक रूप हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर आपकी पंक्ति एक और स्तंभ जो है मेरे भाई, तो वो कितने भी हो सकते हैं। अब तीसरा आपका आव्यूह आता है वर्ग आव्यूह। तो मेरा भाई तीसरा आपका आएगा वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह किसे कहेंगे? ऐसा आव्यूह जिसमें मेरे भाई पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, यानी कि पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर होगी मेरे भाई स्तंभों की संख्या के। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगी, स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। तो यहाँ पर बराबर लग गया है, पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या अगर बराबर है तो मेरे भाई वो आपकी वर्ग आव्यूह, मतलब कि अगर कोटि आप देखते हैं, अगर कोई आव्यूह की कोटि M×N है तो मेरे भाई वर्ग आव्यूह तभी होगा जब इसकी कोटि मतलब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर, मतलब कि M=N की हो, तभी वो वर्ग आव्यूह होगा। पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो यानी कि ये अगर वो वर्ग आव्यूह की मेरे भाई कोटि हो जाएगी M×M हो जाएगी या N×N हो जाएगी, तो मेरे भाई ये आपका वर्ग आव्यूह की कोटि हो जाएगी। तो वर्ग आव्यूह को देखते हैं। जैसे मेरे भाई यहाँ पर आपके पास एक आव्यूह है 2 4 5 6, दूसरा आव्यूह है 3 2 1 4 5 6 1 1 4।
अब मेरे भाई अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसमें पंक्ति 1, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, मतलब कि यहाँ पर स्तंभों की संख्या समान है। इसकी कोटि 2x2 हो जाएगी, उसकी 3x3। तो यानी कि मेरे भाई ये आपका वर्गाबी हो जाएगा। अब मेरे भाई उसके बाद आपका आता है अगला मेरे भाई, चौथा आता है आपका विकर्ण अव्यू। तो मेरे भाई चौथा आपका आएगा विकर्ण अव्यू। तो मेरे भाई विकर्ण आव्यूह किसे कहेंगे? तो मेरे भाई विकर्ण आव्यूह को समझने के लिए सबसे पहले हम आव्यूह को विकर्ण किसे कहते हैं, मतलब कि आव्यूह को में विकर्ण क्या होता है। तो आव्यूह में विकर्ण के लिए आपको हम बताते हैं। अगर मेरे भाई आपके पास कोई आव्यूह मान लो दिया गया है AIJ 2x2, मतलब कि 2x2 का वर्ग आव्यूह है। इसमें मेरे भाई विकर्ण देखेंगे तो इसको पहले हम क्रम विन्यास करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 3x3 का हम आव्यूह लेंगे। इसमें मेरे भाई आपको समझ में ज़्यादा आएगा। 3x3 का आव्यूह है तो मेरे भाई इसमें अगर हम क्रम विन्यास करेंगे तो A11, A12, A13 और मेरे भाई A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो मेरे भाई ये आपका मान लीजिए 3x3 कोटि का वर्ग अव्यूह है। तो मेरे भाई इसमें विकर्ण क्या होगा? तो मेरे भाई ये जो अवयव आप देख रहे हैं A11, A22, A33, तो ये मेरे भाई आपका विकर्ण के अवयव कहलाएंगे। इसका मतलब कि आव्यूह का विकर्ण यही होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर विकर्ण आव्यूह किसे कहेंगे? ऐसा वर्ग आव्यूह, ध्यान देना मेरे भाई, वर्ग आव्यूह हम कह रहे हैं, वर्ग आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह किसे कहेंगे? ऐसा वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं विकर्ण आव्यूह किसे कहेंगे। तो मेरे भाई एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके सभी अवयव शून्य होते हैं। तो मेरे भाई एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके सभी अवयव शून्य होते हैं। तो मेरे भाई जैसे हम देखेंगे तो विकर्ण ये के अतिरिक्त अवयव, जैसे मेरे भाई आपके पास एक वर्ग आव्यूह यहाँ पर है -1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3। अब मेरे भाई ये 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह। अब मेरे भाई इसमें कह रहा है एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है। तो मेरे भाई ये वर्ग आव्यूह हो गया यदि विकर्ण के अतिरिक्त। अब मेरे भाई विकर्ण आपका कौन सा है? तो विकर्ण आपका ये वाला विकर्ण हो जाएगा यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके सभी अवयव शून्य है। तो मेरे भाई अब विकर्ण को अगर छोड़ दिया जाए तो आप देखेंगे सभी अवयव शून्य है। तो मेरे भाई ये आपका हो जाएगा विकर्ण आव्यूह। जैसे मेरे भाई यहाँ पर -1, 0, 0, 2, 2x2 कोटि का है। तो मेरे भाई यहाँ पर भी आप देखेंगे तो विकर्ण के जो है वो विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य है, तो ये आपके विकर्ण आव्यूह हो जाएंगे। अब आपका पांचवा टॉपिक आता है, मतलब कि पांचवा प्रकार जो है मेरे भाई, पांचवा प्रकार है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह। तो मेरे भाई अदिश आव्यूह किसे कहेंगे? ऐसा विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं। तो मेरे भाई विकर्ण आव्यूह, अब इसी विकर्ण आव्यूह को मेरे भाई ये जो विकर्ण आव्यूह है इसी को मेरे भाई अगर हम विकर्ण के अवयव यहाँ पर समान कर दें, जैसे 1, 1, 1 और सभी अवयव को हम शून्य कर देते हैं यहाँ पर, तो मेरे भाई ये यहाँ पर आपका
अदिश आव्यूह हो जाएगा। मतलब कि अदिश आव्यूह होगा ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव शून्य हो जाए, सॉरी मेरे भाई विकर्ण के सभी अवयव समान हो और शेष अवयव शून्य हो, तो मेरे भाई वो आपका अदिश आव्यूह हो जाएगा। जैसे मेरे भाई यहाँ पर हम एक विकर्ण आव्यूह लेते हैं -1 और यहाँ पर -1, यहाँ पर हम शून्य कर देते हैं, ये शून्य, मतलब कि विकर्ण के अवयव यहाँ पर समान है। तो मेरे भाई ये आपका हो जाएगा अदिश आव्यूह। तो मेरे भाई अब अगला जो है वो आता है आपका तत्समक आव्यूह। अगला जो 6वां टॉपिक है वो है तत्समक आव्यूह। तो मेरे भाई तत्समक आव्यूह किसे कहेंगे, तो एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं तथा शेष अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। तो मेरे भाई इसमें आप तत्समक आव्यूह ऐसा वर्ग आव्यूह, तो मेरे भाई वर्ग आव्यूह हम यहाँ पर 3x3 कोटि का ले लेते हैं। तो मेरे भाई ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव, तो मेरे भाई विकर्ण के सभी अवयव, तो विकर्ण आपका ये हो जाएगा, तो इसके सभी अवयव जो है वो आपको समान नहीं, यहाँ पर सभी अवयव एक हो, तो मेरे भाई यहाँ पर एक एक एक, और मेरे भाई अन्य जो सभी अवयव हैं वो शून्य, मतलब कि शून्य यानी कि 0 0 0 0 0 0 हो। मतलब कि तत्समक आव्यूह के जो है मेरे भाई वह आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हो तो उसे हम तत्समक आव्यूह कहेंगे। तो परिभाषा यहाँ पर हम लिख देते हैं, ऐसा 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 वर्ग आव्यूह ऐसा वर्ग आव्यूह ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं तथा शेष अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, तत्समक आव्यूह कहलाता है। तो मेरे भाई ये आपका तत्समक आव्यूह हो जाएगा। अब तत्समक आव्यूह को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। तो मेरे भाई तत्समक आव्यूह को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मेरे भाई हम दूसरा उदाहरण लेते हैं 1 0 0 1। तो मेरे भाई ये आपका तत्समक आव्यूह हो जाएगा। वर्ग आव्यूह होना चाहिए, तो मेरे भाई ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे विकर्ण के सभी अवयव एक हैं, तो ये आपका तत्समक आव्यूह हो जाएगा। और मेरे भाई यहाँ पर अदिश आव्यूह में जो मेरे भाई आपको बताया था, अदिश आव्यूह में यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि विकर्ण के अवयव एक हों, मतलब इसमें विकर्ण के अवयव मेरे भाई वो बराबर हों, मतलब कि यहाँ पर 2 है, उसके बाद यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, मतलब कि विकर्ण के अवयव जो है मेरे भाई वो बराबर होने चाहिए, तो वो अदिश आव्यूह कहलाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर एक ही हो, तो लेकिन मेरे भाई तत्समक आव्यूह के विकर्ण के जो अवयव होता है वो मेरे भाई हमेशा एक ही होगा, और इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। अब मेरे भाई आपका 7वां जो है वो है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, तो मेरे भाई शून्य आव्यूह आपका होता है एक आव्यूह शून्य आव्यूह, अथवा इसी को हम रिक्त आव्यूह भी कहते हैं, रिक्त आव्यूह। तो मेरे भाई इसे हम रिक्त आव्यूह भी कहते हैं। तो शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह
इसे किसको कहेंगे, तो यदि इसके सभी अवयव शून्य हो। अगर मेरे भाई इसका सभी अवयव जो है वो मेरे भाई शून्य हो तो मेरे भाई ये आपका शून्य आव्यूह कहलाता है। इसके सभी अवयव शून्य होने चाहिए तो मेरे भाई ये आपका शून्य आव्यूह कहलाएगा। अब मेरे भाई